क्या मिडिल ईस्ट में 30 मिनट बाद फिर सबसे बड़ा विध्वंस मचने वाला है? क्योंकि जिस वक्त मैं ये खबर आपको बता रही हूँ उसके ठीक आधे घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन पूरी होने वाली है। डेडलाइन हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज से निकलने के लिए टोल वाला दांव चला है और उसी दांव को फेल करने के लिए ट्रंप ने ब्लॉक वाली धमकी दे दी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस ब्लॉक करने वाली धमकी का ईरान पर असर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ईरान जानता है कि वो होर्मुज के आसपास फारस की खाड़ी में कितना मजबूत है। इस्लामाबाद में 21 घंटे की पीस टॉक फेल होने के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान ने होर्मुज खोला तो लेकिन एक चाल के साथ। इसलिए अब अमेरिका नाकाबंदी कर होर्मुज से निकलने वाले या जाने वाले किसी भी देश के जहाज को रोक देंगे। ट्रंप की नाकाबंदी वाली डेडलाइन 30 मिनट बाद खत्म होगी, लेकिन उससे पहले ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हामिद रेजा हाजी बाबाई ने होर्मुज को ईरान का परमाणु बम बताया है। यानी जहाज की नाकाबंदी हुई तो ईरान चुप नहीं बैठेगा और इसका सीधा असर दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी लाइफलाइन पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20% तेल और गैस होकर गुजरता है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चोक पॉइंट वॉरफेयर के जवाब में अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड प्लान बनाया है और यही प्लान विध्वंस का कारण भी बनेगा, क्योंकि ट्रंप का ये प्लान कहीं ना कहीं ईरान को उकसाने वाला माना जा रहा है। हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान की टोल नीति। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने के लिए टोल टैक्स लगाया। अमेरिका का हॉर्मुज में ब्लॉकेड वाला अब प्लान है। दुश्मन के पोर्ट्स, हवाई अड्डे, तटों की घेराबंदी करना, मकसद किसी भी देश के जहाज को आने जाने से रोकना है। अमेरिका का ब्लॉकेड प्लान उकसावे वाली रणनीति कहा जा रहा है। ईरान अमेरिका के युद्धपोतों पर अटैक करेगा। अमेरिका ईरान पर पलटवार करते हुए हमला करेगा। अमेरिका बचाव में की गई कार्रवाई बताकर सीज फायर तोड़ देगा। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करने वाला है और इस ऐलान और पीस टॉक विफल होने के बाद दुनिया पर इसका असर अब दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों से लेकर भारतीय शेयर बाजार में भी इसका साफ साफ असर दिखा है। यानी अगर नाकेबंदी हुई तो दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि ये लड़ाई और खींचतान सिर्फ 2 देशों तक नहीं होगी, बल्कि इसका असर दुनिया पर पड़ेगा और तनाव का केंद्र है हॉर्मुज, जो फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजार से जोड़ने वाला जलमार्ग है, जहां से दुनिया का तेल का बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। और जैसे ही अमेरिका ने हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड की बात कही है, अर्थव्यवस्था को झटका लगना शुरू हो गया है। असर सबसे पहले तेल की कीमतों पर पड़ा। यूरोपीय गैस वायदा कीमतों में करीब 18% का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 7% बढ़कर $103 प्रति बैरल हो गया है। वहीं WTI क्रूड की कीमत $104 प्रति बैरल पहुंच गई। शुरुआती घंटे में भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के करीब 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो वहीं भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 49 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 93.32 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है। यह असर तो उस वक्त है जब नाकेबंदी की सिर्फ बात कही गई है, लेकिन अगर ये नाकेबंदी हो गई तो इसका सीधा असर हर देश, हर परिवार और हर शख्स पर पड़ेगा और ना चाहते हुए भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस जंग की भेंट चढ़ जाएगी। अमेरिका ने ईरान से हॉर्मुज का कंट्रोल वापस लेने की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में अब एक्शन में नजर आ रही है। दूसरी तरफ ईरान की बिछाई गई नेवल माइंस को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये दूसरे जहाजों के साथ ही अमेरिकी जहाजों के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। इसलिए अमेरिका ने इन माइंस को हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए अमेरिका के 2 खास जहाज USS फ्रैंक E. पीटरसन और USS माइकल मर्फी को होर्मुज में उतार दिया है। ये दोनों जहाज होर्मुज में ईरान की बिछाई गई नेवल माइंस को ढूंढेंगे और उन्हें नष्ट करेंगे। भले ही ये दोनों जहाज कई तरह के गैजेट और अनमेन्ड वाटर व्हीकल के साथ यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन इन माइंस को ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये माइंस पानी की लहरों में बहते हुए खो गए हैं। इस खतरे की वजह से ही वहाँ मौजूद जहाज वहाँ से गुजरने से कतरा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जापान, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी साफ साफ मना कर चुके हैं, तो चीन, नीदरलैंड, साउथ कोरिया ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तभी तो ट्रंप इसे लेकर एहसास जताने से भी नहीं चूके। वार्ता विफल होने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा युद्ध भड़कने की आशंका तो है ही, और हॉर्मुज की घेराबंदी की धमकी अब देकर ट्रंप ने भी अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। वो यहाँ ईरान को किसी भी तरह की भूमिका में पूरी तरह खिलाफ नजर आ रहे हैं और इस पर ईरान ने भी तगड़ा तंज कसा है। जाहिर है, ऐसी तैनाती के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर धमाकों की आवाज गूंजना तय है और पेट्रोल गैस की कीमतों में आग लगना भी तय है। दरअसल ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस के आसपास में मौजूद पेट्रोल गैस स्टेशनों का मैप शेयर किया है और संभावित पेट्रोल की कीमतों का जिक्र किया है। क्योंकि अमेरिका में मौजूदा वक्त में पेट्रोल 0.89 से $1.114 प्रति लीटर है। गालिबाफ ने लिखा, मौजूदा पेट्रोल की कीमतों का आनंद लीजिए। इस नाकेबंदी के चलते जल्द ही आपको $4 से $5 में मिलने वाले पेट्रोल की याद आने लगेगी।
इसके साथ ही एक कोड में भी लिखा गया जिसमें O तेल के लिए है, BSOH ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसके आगे का कोड है ऑयल की कीमतों में फायर यानी आग लगना। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की ये धमकी इशारा है कि ईरान हॉर्मुज पर पीछे नहीं हटेगा बल्कि आग लगा देगा। ये किसी से छिपा नहीं है कि ईरान की ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन है और ईरान ने उस ताकत को पहाड़ों के अंदर सुरंगों और टनल्स में छिपा कर रखा हुआ है। ऐसा ही एक ईरानी ठिकाना है जिस पर मार्च में अमेरिका इजराइल का अटैक हुआ और अब उस ठिकाने पर हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यूएस मीडिया का ये दावा ईरानी ईगल के पंख काटने जैसा है, क्योंकि ईरान के दक्षिण में स्थित होर्मुज़गान प्रांत में ये अटैक हुआ है, जहां पहाड़ी के अंदर ईरान का सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस मौजूद है। बेस का नाम है ईगल 44। अमेरिकी मीडिया ने बेस पर हुए हमले की सैटेलाइट इमेज जारी कर ये दावा कर दिया है कि मार्च में हुए हमले में बेस को नुकसान हुआ है। बेस के टनल वाले दरवाजों पर और उनके पास गड्ढे बन गए हैं जो कि इतने बड़े हैं कि बेस के अंदर रखे जेट्स बाहर नहीं निकल पाएंगे और रनवे तक जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। खास बात यह है कि अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से करीब 160 किलोमीटर दूर है। ईरान ने इसे 2013 में बनाना शुरू किया था और 2023 में सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी कर बेस में मौजूद लड़ाकू विमान और ड्रोन दिखाए थे। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ने जिस तरह सैटेलाइट इमेज जारी कर दावा किया है वो ईरान के लिए टेंशन वाली बात है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो पहाड़ के अंदर ईरानी ताकत को बड़ा नुकसान है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच अब ट्रंप ने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया है। जी हां, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप अपने आप को ईश्वर का अवतार दिखाते नजर आए और वहीं ट्रंप की इस पोस्ट के बाद अब विवाद भी एक नए सिरे से शुरू हो गया है। इस पोस्ट में ट्रंप ने खुद को जीसस क्राइस्ट की तरह दिखाया, जिसके हाथ रखते ही मरीज ठीक हो जा रहे हैं। वहीं आसमान में अमेरिका सेना को फरिश्ते और अमेरिकी फाइट प्लेन को उड़ते हुए दिखाया है। इन 3 तस्वीरों को देखिए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के दौरान पहले ट्रंप ने जीत के लिए प्रार्थना करवाई, वो भी 2 बार। जब इससे भी नहीं हुआ तो फिर खुद ही नया ईश्वर घोषित कर दिया। वहीं ट्रंप ने पोप लियो पर अपराध रोकने में विश्वास न रखने वाला बताया। दरअसल मिडिल ईस्ट संकट पर पोप लियो लगातार युद्ध रोकने और ट्रंप की आलोचना करते रहे हैं, जो ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके टारगेट पर पोप लियो आ गए। पाकिस्तान में ईरान अमेरिका की वार्ता खत्म होने के 24 घंटे के भीतर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं और इस बार उन्होंने लेबनान बॉर्डर पहुंचकर इजरायली सैनिकों की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि जंग जारी रखने का ऐलान भी कर दिया, खासतौर से हिजबुल्लाह के खिलाफ। इजरायली पीएम लेबनान बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के बीच खास अंदाज में पहुंचे थे। आर्मी की ड्रेस और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नेतन्याहू ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने का ऑर्डर दे दिया। बातचीत के दौरान कभी वो कमर पर दोनों हाथ रखते, कभी हाथ हवा में लहराते, कभी दोनों हाथ से थम्स अप करते। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहा इजरायल यहाँ एक बफर जोन बनाना चाहता है और इसीलिए सीमावर्ती गांव में लगातार हमले कर रहा है। लेबनान के दक्षिणी हिस्से की 10% जमीन कब्जा चुका है और इसे बढ़ाकर 20% करना चाहता है। लितानी के किनारे ये 3 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होगी ताकि वहाँ कोई आबादी न हो और हिजबुल्लाह लड़ाकों को शेल्टर न मिल सके। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों का जोश क्या बढ़ाया। इजरायली सैनिक लेबनान के बिंट जबील पर कब्जा करने के बिल्कुल करीब पहुंच गए। दक्षिणी लेबनान में स्थित बिंट जबील हिजबुल्लाह लड़ाकों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। आईडीएफ के जवान बिंट जबील में प्रवेश कर चुके हैं और शहर में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। यहां जारी जमीनी संघर्ष में इजरायली फोर्स हिजबुल्लाह पर भारी पड़ रही है और पिछले 1 सप्ताह में करीब 100 लड़ाकों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही इनके कई ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें जमींदोज कर दिया गया है, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। इसके साथ ही आईडीएफ की याहलूम लड़ाकू इंजीनियरिंग इकाई और 7वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की एक भूमिगत सुरंग को नष्ट कर दिया। ये वो ठिकाने हैं जिसका इस्तेमाल इजरायली सेना के खिलाफ हमले करने के लिए किया जाता था। इजरायली सैनिक दिन रात अपने इस अभियान को चला रहे हैं। वो हथियारों के साथ ही कई तरह के साजो सामान के साथ यहाँ जमे हुए हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि एक बार सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाए और सभी ठिकाने ध्वस्त कर दिए जाएंगे, जो बिंट जबील पर कब्जे का ऐलान कर दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर होने के बावजूद इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि सीजफायर खत्म होने से पहले हिजबुल्लाह का अंत इजरायल कर पाएगा। क्योंकि इजरायल ने लेबनान में युद्ध विराम मानने से इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा, इजरायल हिजबुल्लाह पर तब तक हमले करता रहेगा जब तक उत्तरी इजरायल में सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती और इसी वजह से उसने हमले लगातार बढ़ा दिए हैं। एक के बाद एक लेबनान में एयर स्ट्राइक हो रही है।
हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ रिहायशी इलाकों को भी मलबे में तब्दील कर दिया गया है। इजराइल का दावा है कि इस जंगल में हिजबुल्लाह के 1400 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, कई सीनियर कमांडर को भी ढेर किया गया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्च साइट्स, हथियारों के गोदाम, सुरंगों और ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह की रॉकेट फायरिंग क्षमता कुछ हद तक कम हुई है। 2 मार्च से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक 2055 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी उसके हमले इजराइल की जमीन पर जारी है। ऐसे में नेतन्याहू पूरी तरह हिजबुल्लाह का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए वो किसी की भी सुनने वाले नहीं है। एक तरफ अमेरिका ईरान की वार्ता विफल होने के बाद शहबाज शरीफ और मुनीर कहीं नजर नहीं आ रहे, तो दूसरी तरफ मेजबानी में हुए खर्च पर सरकार और सेना अब आमने सामने है। लेकिन जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की पूरी कवायद को ही कटघरे में खड़ा किया है। फजलुर रहमान ने न सिर्फ शहबाज और मुनीर को इस मामले पर आड़े हाथों लिया, बल्कि इजराइल को लेकर बेहद सख्त और विवादित बयान दे दिया। यानी ये वार्ता पाकिस्तान के लिए सिर मुड़ाते ओले की तरह बन गए हैं। बातचीत तो सफल हुई नहीं, उल्टा इजराइल के साथ ही ईरान की नजरें पाकिस्तान पर और टेढ़ी हो गई हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सरकार की मंशा बताई, इसकी तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने एक अखबार में आर्टिकल लिखकर सरकार की उसी मंशा पर सवाल खड़े किए और सरकार पर महिला आरक्षण बिल की आड़ में साजिश का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस अहम मुद्दे पर जल्दबाजी दिखा रही है। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन है, जो बेहद ही खतरनाक और संविधान पर हमला है। मुद्दा महिला आरक्षण नहीं है, वो सर्वसम्मति से पास हुआ है। असल में मुद्दा डिलिमिटेशन और परिसीमन है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है। अब पंचायत से आगे बढ़कर पार्लियामेंट पहुंचने का उनका सफर और आसान होने जा रहा है। दरअसल सरकार सदन में 17 और 18 अप्रैल को संशोधित बिल पेश करने जा रही है। इसके लिए सांसदों को व्हीप जारी कर दिया गया है। वहीं इस मामले में अब सियासत नए सिरे से शुरू हो गई। बंगाल के रण में आज ममता बनर्जी के सामने गृहमंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी और एक बार फिर घुसपैठ का मुद्दा उठाया। शाह ने ममता सरकार पर बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए जमीन न देने का आरोप लगाया, जिसे ममता बनर्जी ने चुनावी आरोप करार दिया। बंगाल में बीजेपी को इस बार सत्ता में लाने का प्रण कर बैठे अमित शाह लगातार बंगाल में डटे हुए हैं। शाह ने बीरभूम में जहां 2 सभाएं की, वहीं पश्चिमी वर्धमान में भी एक सभा की, जबकि दुर्गापुर में रोड शो किया। तो ममता बनर्जी ने भी बीरभूम, पूर्व और पश्चिम वर्धमान में ताल ठोकी। ये ममता दीदी ने 600 एकड़ भूमि जो बीएसएफ को चाहिए वो नहीं देती, क्योंकि बाढ़ लगाने का काम पूरा न हो। तो ममता ने इसे जुमला कहा। আমি যা করেছিলাম রেলমন্ত্রী হিসেবে 2 লক্ষ কোটি টাকার উপর প্রজেক্ট করেছিল এবং সেই প্রজেক্ট চলছে, কোনো কিছু করবে না। शाह दिन में सभाएं कर रहे हैं तो रात में बूथ स्तर तक के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि ममता के चक्रव्यूह को भेद सके। बंगाल में चुनाव रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हकीम को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने साफ कहा कि बंगाल में तो बंगला ही बोली जाएगी, उर्दू नहीं। योगी के इस बयान पर बंगाल के मुसलमानों ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनना चाहिए। बंगाल की चुनावी लड़ाई मां माटी मानुष से मुसलमान तक पहुंच गई है। बंगाल में ममता राज को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी नेता चुनावी पिच पर धुआंधार फाइट कर रहे हैं। यहाँ की जनता और दो नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी। एक कठमुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। सीएम योगी का ये बयान बंगाल के मुस्लिमों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। एक प्रदेश का सीएम और इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये साफ साफ उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। वहाँ पे धर्म की राजनीति कौन कर रहे हैं ये पूरा देश जान रहा है। और योगी आदित्यनाथ से बंगाल के वासियों को सीखने की जरूरत नहीं है। मुस्लिमों के बयान से साफ दिख रहा है कि सीएम योगी के बयान से उन्हें बुरी तरह मिर्ची लग गई है। ये सिर्फ बंगाल के राजनीति को यहाँ पर ही धर्म के चश्मे से देखने के लिए योगी आदित्यनाथ बंगाल में आकर के इस तरीके का अपशब्द बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए कमर कस ली है। प्रदेश में बड़े बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं और इस वजह से बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने लखनऊ में डेरा डाल रखा है। पिछले 4 दिनों से बैठकों का दौर यहाँ जारी है, जिसका असर लखनऊ से दिल्ली तक देखने को मिला।
लखनऊ में विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ बंद कमरे में चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्षों सूर्य प्रताप शाही और रमापति राम त्रिपाठी से भी अलग अलग राय ली। बैठकों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में चर्चा खत्म होते ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 4 दिन से चल रहा ये बैठकों का दौर अब अंतिम माना जा रहा है और यही वजह है कि ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में जल्द ही बड़ा फेरबदल हो। इन बैठकों के बाद यूपी की योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार भी होना लगभग तय माना जा रहा है। इस्लाम छोड़कर सनातन अपना चुके एक्स मुसलमानों का एक जत्था उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचा तो पूरा शहर भगवा में नजर आया और हिंदू देवी देवताओं के नारों से गूंज उठा। हरिद्वार के हिंदूवादी संगठनों ने यूपी के बिजनौर से आए मुसलमानों के पदयात्रियों का जोरदार स्वागत किया, लेकिन यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या मुसलमान हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है हिंदुओं में कि जो हिंदू माँ की कोख से जन्म लेता है वही हिंदू होता है। यूपी के बिजनौर से चला ये जत्था 2 दिनों की पदयात्रा कर हरिद्वार पहुंचा था। यात्रा की शुरुआत इमरोज आलम नाम के इसी शख्स ने की थी, जिसका मकसद इस्लाम छोड़ चुके मुस्लिमों की हौसला अफजाई थी। करीब 80 किलोमीटर की इस पदयात्रा में कई एक्स मुस्लिम मौजूद थे तो करीब 200 मुस्लिमों ने इस्लाम त्याग हिंदू धर्म अपना लिया। हमें भी तो जीने का हक है, हम भी तो जी सकते हैं। जब कोई हिंदू अपना हिंदू धर्म छोड़ देता है या अपने देवी देवता की आलोचना भी कर देता है तो उसका कोई गला नहीं काटता, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा सरतन से ही जुदा कर दिया जाता है। हरिद्वार पहुँचने पर इन एक्स मुस्लिमों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और कई साधु संतों ने गर्मजोशी से इनका स्वागत किया और हर की पौड़ी ले जाकर गंगा स्नान करवाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भगवा यात्रा निकाली। यात्रा का मकसद हिंदू युवतियों को लव जिहाद के जाल से बचाना था। यात्रा के दौरान लव जिहाद के उन केसेस की झांकी भी निकाली गई और उन केसेस को बताया गया, दिखाया गया जिनकी वजह से कई मासूमों की जान गई थी। यात्रा में एक झांकी निकाली गई। झांकी में सांकेतिक रूप से श्रद्धा वॉलकर से लेकर उन मामलों को दिखाया गया जो लव जिहाद का शिकार बनी, किस तरह आरोपियों ने लव जिहाद का शिकार बनाकर मासूम बेटियों के टुकड़े टुकड़े कर मार डाला। यात्रा के जरिए हिंदू संगठनों ने हिंदू बेटियों को ऐसे लोगों से दूर रहने की हिदायत दी जो उन्हें अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगे हों। नोएडा में आज कर्मचारियों की जो प्रदर्शन रहा और उसको लेकर जो बवाल हुआ उससे जुड़ी इस समय की बड़ी खबर। पहला वीडियो सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने जबरन गेट तोड़ा है, कंपनी परिसर में जबरन तोड़फोड़ की है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि कर्मचारियों को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। वो कर्मचारी जिस कंपनी में काम करते हैं उसका गेट वो कभी नहीं तोड़ना चाहेंगे, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ क्या किया, ऐसे नियमों को क्या तोड़ा कि मजदूर ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए। हालांकि ये कानून को हाथ में लेना इजाजत नहीं है किसी को भी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये मजदूर काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण, लेकिन मैनेजमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज नौबत गेट तोड़ने तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा फेज 2 में कर्मचारियों के हक की लड़ाई आज उग्र हो गई और इसका असर पूरे शहर पर देखने को मिला। गुस्साए कर्मचारियों ने पूरे इलाके में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इस वजह से इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं इस दौरान उग्र कर्मचारियों ने वहां मौजूद पुलिस जीप को निशाना बनाया और उसे आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस गाड़ी को पलट दिया। इस बीच वहां मौजूद दूसरी गाड़ियों के भी शीशे तोड़ दिए गए। वहीं प्रदर्शन के दौरान उग्र कर्मचारियों ने पथराव किए। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी के गेट पर पत्थर फेंके। मामला बढ़ता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन बावजूद इसके भीड़ उग्र होती चली गई। कई प्रदर्शनकारी अपने चेहरे ढककर पथराव करते दिखे। प्रदर्शनकारियों ने सिक्योरिटी रूम में तोड़फोड़ मचा दी। उग्र कर्मचारियों ने पहले वहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की, फिर कंपनी पर जमकर पथराव किया। इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। नोएडा में कर्मचारियों के हल्ला बोल की आग ने पूरे इलाके को धुआं कर दिया। कई इलाकों में आगजनी की वजह से धुएं का गुबार दिखा। मामला आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद कई थानों की पुलिस को यहां पर तैनात करना पड़ा। लेकिन इससे पहले उग्र कर्मचारियों ने इलाके में आगजनी की और इसी वजह से कंपनी के आसपास पूरे इलाके में धुआं दिखाई दिया, जबकि सड़क पर पुलिस फोर्स की तैनाती रही। वहीं गाड़ियों में आगजनी की वजह से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कंपनियों के सामने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये देखो भैया, गाड़ी में आग लगा रहे हैं। वहीं इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर भी पथराव हुआ।
भैया जी यहाँ पर फायर की गाड़ी आई है, उस पर पे भी आधे रोड़े बरसा दिए और फायर की गाड़ी भी भाग गई। यहाँ पर अब खड़ा नहीं होया जा रहा है। तनाव बढ़ने के बाद पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन उग्र प्रदर्शन की वजह से आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स को भी बुलाया गया। नोएडा के औद्योगिक इलाकों में मजदूरों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और इससे पूरा का पूरा शहर जाम की गिरफ्त में आ गया। घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। सुबह का ऑफिस का टाइम, लेकिन नोएडा एक्सप्रेसवे, NH9 और DND फ्लाईवे जाने वालों को जाम ने रोक दिया। नोएडा सेक्टर 62 से लेकर NH9 तक हर तरफ लंबा जाम ही जाम दिखाई दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, सेक्टर 62, सेक्टर 63, 64, 65, 66, सेक्टर 15 से सेक्टर 18 तक, नोएडा मोड़, नोएडा फेज 2, नोएडा ग्रेटर नोएडा एलिवेटेड रोड, चिल्ला बॉर्डर और DND फ्लाईवे तक गाड़ियां रेंगती ही रहीं। घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे, क्योंकि नोएडा में हजारों की संख्या में सैलरी बढ़ाने और अपनी मांगों को लेकर मजदूर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि कई जगह ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियां कई किलोमीटर तक लंबी कतारों में खड़ी रहीं और ऑफिस जाने वाले लोग घंटों फंसे रहे। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग और डायवर्जन किया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हालात संभालना मुश्किल हो गया था। यानी मजदूरों के गुस्से ने शहर की रफ्तार थाम दी। वेतन बढ़ोतरी को लेकर नोएडा के साथ बुलंदशहर, फरीदाबाद में भी प्रदर्शन हुआ। भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके, लेकिन फिर भी कई घंटों का जाम सड़कों पर यहां देखने को मिला। नोएडा में लगी प्रदर्शन की आग ने धीरे धीरे करते ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और फरीदाबाद को भी अपने चपेट में ले लिया है। वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कर्मचारी सुबह से ही सड़कों पर उतर आए, जमकर उत्पात मचाया, पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं, जहां हजारों मजदूर कंपनी के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की और सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। कर्मियों के धरना प्रदर्शन की जानकारी होने पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था। बुलंदशहर में भी मजदूरों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसी तरह का बवाल ना हो, पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने मजदूरों को समझाने की कोशिश की। नोएडा के बाद फरीदा में भी मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। सेक्टर 37 में सैकड़ों मजदूरों ने रोड जाम कर अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। कर्मचारियों ने अपनी मालिकों और श्रम विभाग को लेकर बहुत गुस्सा है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान नोएडा में हिंसा भड़की। न्यूनतम मजदूरी के लिए हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मजदूरों के हितों की रक्षा और शांति कायम करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। और क्या कुछ फैसले लिए गए, ये हम आपको जानकारी देते हैं। योगी आदित्यनाथ मजदूरों का हक मरने नहीं देंगे, ऐसा सरकार की तरफ से वादा किया गया है। हर मजदूर को सम्मानजनक वेतन मिले, सुरक्षित काम की जगह हो और जरूरी सुविधाएं मिलें। सभी कंपनियां श्रम कानूनों का पूरा पालन करें। मजदूरों को समस्या हो तो उसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए। औद्योगिक प्राधिकरण 24 घंटे के अंदर कारखाना मालिकों से सीधे बात करे। प्रशासन सभी कारखानों से लगातार संपर्क में रहे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज कई जगहों पर मजदूरों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जो हिंसक हो गया। और इन प्रदर्शनों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग शांति समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए, अशांति फैलाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं और साथ ही मजदूरों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी दे रही है। अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम कर रही है। तब जब यह सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। आतंकिस्तान और आतंकी लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश में लगे हैं और इसी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इन आतंकवादियों का काल बनकर सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं और उनके खात्मे के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये उसी ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद 2 संदिग्ध देखे जाने की खबर मिली है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो गई हैं। पूरे इलाके को घेरकर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है, तो घने जंगलों में भी
युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया हुआ है। आतंकी घनी झाड़ियों और पेड़ होने की वजह से छिप जाते हैं, ऐसे में उन्हें खोज पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत के रणबांकुरे मुनीर के इन आतंकियों को जहन्नुम भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अब उनका बच पाना नामुमकिन है और मुनीर जो भारत के खिलाफ साजिश रचने की प्लानिंग कर रहा है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल में कट्टरपंथियों को शांति पसंद नहीं आ रही, तभी तो बिना विवाद शादी समारोह में बवाल कर दिया। पहले हिंदू परिवार से हाथापाई की और अब उन पर जमकर पत्थर बरसाए। यह है संभल का असमोली इलाका, जहां के मदाला फतेहपुर गांव में एक हिंदू परिवार शादी की रस्मों में डूबा था, लेकिन ये खुशियां कट्टरपंथियों को बिल्कुल पसंद नहीं है। पड़ोस में रहने वाले ताहिर अरकान और फुरकान जैसे लोगों को ये संगीत और महिलाओं का डांस रास नहीं आया। उन्होंने पहले गाली गलौज शुरू की और जब परिवार ने विरोध किया तो पूरा कुनबा हमलावर हो गया। सभी कट्टरपंथी एकजुट होकर शादी में आए, मेहमानों पर पत्थर बरसाने लगे। ईंट पत्थर चलने से शादी के जश्न में भगदड़ मच गई। महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये मुस्लिम बेल्ट है, ये वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं और वाल्मीकि समाज के यहाँ शादी थी। ये जब शादी के खुशी मना रहे थे, खुशियों में डूबे थे, जश्न मना रहे थे, उसी समय अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। संभल पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ताहिर अरकान फुरकान समेत 4 FIR दर्ज की गई है। योगी फोर्स ने कुछ बड़ा बवाल होने से रोक तो दिया, लेकिन ये घटना बताती है कि संभल के इन कट्टरपंथी को फिर डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही दुल्हन को लेने 2 बारातें पहुंच गईं। शादी का माहौल देखते ही देखते हंगामे में तब्दील हो गया और मामला फिर थाने तक पहुंचा। सजे हुए बैंकेट हॉल में शादी का माहौल है, दुल्हन भी तैयार है, लेकिन अचानक 2 बारातें पहुंच गई। अब एक दुल्हन और 2 दूल्हे देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई और शादी के मंडप में हंगामा शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत पुलिस स्टेशन तक जाने की आ गई। दरअसल पहले दुल्हन का रिश्ता मुरादाबाद के युवक से तय हुआ था, मंगनी भी हो चुकी थी और शादी की तारीख भी तय थी, लेकिन शादी से पहले दोनों परिवारों में विवाद हुआ और रिश्ता तोड़ दिया गया। इसके बाद संभल के युवक से रिश्ता तय किया गया, लेकिन पुराना पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था और शादी वाले दिन 2 बारातें एक साथ पहुंच गई। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक शादी और 2 दावेदार की लापरवाही में जिम्मेदार कौन। उत्तर प्रदेश की बस्ती से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 युवक भड़क गए और बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने की धमकी तक देने लगे। बीच चौराहे पर गूंजती ये आवाजें और सामने ट्रैफिक पुलिस से भिड़ते 2 युवक। दरअसल पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक सवार 2 युवकों को रोका गया, लेकिन रुकते ही दोनों ने आपा खो दिया। देखिए कैसे ट्रैफिक पुलिस की नेम प्लेट पकड़कर धमकी देने लगा। बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा देख भीड़ जमा हो गई। घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कानून को चुनौती देने वाले अब कानून के शिकंजे में हैं और सवाल ये कि क्या दबंगई से नियम बदल सकते हैं। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। अप्रैल की शुरुआत जहां सुहावनी रही, तो वहीं अब तेज गर्मी ने जोरदार वापसी की है। पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है और कई इलाकों में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका भी बताई गई है। यूपी में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। सुबह में बेशक मौसम साफ हो, लेकिन दोपहर होते ही तेज धूप निकलने लगी है। पिछले 48 घंटे की बात करें तो प्रयागराज दूसरी बार सबसे गर्म रहा। प्रयागराज में 39.8 अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सोनभद्र में 38.4 अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। सुल्तानपुर में 38.5 अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वाराणसी में 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में तापमान में आग लगने लगी है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर 39.6 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा। वहीं कोटा में भी पारा 39 डिग्री के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में 5 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। खजुराहो में 40.4 डिग्री, धार, मंडला, नर्मदापुरम में 40.2 डिग्री, इंदौर में सबसे ज्यादा 39.2 डिग्री दर्ज किया गया। मतलब साफ है कि आने वाले टाइम में गर्मी भयंकर पड़ने वाली है। लगता है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कभी ना सुधरने की कसम खा रखी है। कभी अस्पताल में चूहों का आतंक देखने को मिलता है, तो कभी अस्पताल की बिजली गुल हो जाती है और उसी बिजली गुल में डॉक्टर मरीज का इलाज भी कर देते हैं।
अब अंधेरे में इलाज ठीक हो रहा है या नहीं ये तो सिर्फ भगवान जानता है, लेकिन डॉक्टर इलाज तो कर ही देते हैं और टॉर्च की रोशनी में इलाज करते ये मुरैना के डॉक्टर हैं। इसे डॉक्टरों की मजबूरी कहें या फिर सिस्टम की लापरवाही, लेकिन ये वीडियो सवाल जरूर खड़े कर रहा है। दरअसल मरीज की नाक में चोट लगी थी और जब वो अस्पताल पहुंचा तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर टॉर्च की मदद से मरीज की जांच करते दिखे। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक शख्स हाथ में टॉर्च पकड़े हुए है और उसकी रोशनी में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अस्पताल जो खुद बीमार हालत में चल रहे हैं उन्हें खुद इलाज की जरूरत है, क्योंकि 24 घंटे पहले ही भोपाल में देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल एम्स के NICU वार्ड में चूहे कूदते नजर आ रहे थे। लेकिन जब भी मामला सामने आता है, एक्शन की बात कही जाती है, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पार्ट शुरू हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक खुद को DIG बताकर पुलिस और लोगों पर रौब झाड़ रहा था, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उसकी हेकड़ी कुछ ही मिनटों में निकल गई। देखिए नीली बत्ती वाली कार और उस पर लिखा है पुलिस। देखने में सब कुछ एक बड़े अधिकारी जैसा, लेकिन असल में ये था एक शातिर जालसाज। दरअसल देवास बस स्टैंड पर पुलिस को एक संदिग्ध कार दिखी। कार की घेराबंदी कर कार में बैठे युवक से पूछताछ की गई तो वो उसने खुद को CRPF का DIG बता दिया। उसने अपना आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज पर शक हुआ और जैसे ही थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। आरोपी ने कबूल कर लिया कि वो कोई अधिकारी नहीं बल्कि फर्जी पहचान बनाकर टोल टैक्स से बचने और रास्तों में दबदबा दिखाने के लिए लोगों पर रौब झाड़ता था। अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या इसने इस फर्जी पहचान से किसी को ठगा है, और सवाल ये भी है कि आखिर ऐसे लोग सिस्टम की आंखों में धूल कैसे झोंक रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अचानक से पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। भूस्खलन की वजह से इलाके में सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई, जिस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहीं इसकी तस्वीर भी सामने आई जहां भूस्खलन के कारण भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। इसमें मिट्टी, पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर दिखे। वहीं इस वजह से सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने सड़क से मलबे को हटाया, जिसके बाद इलाके में कई घंटे बाद ट्रैफिक सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ। वहीं प्रशासन ने नदी नालों के पास से निचले इलाकों और पहाड़ी इलाकों में न जाने की हिदायत दी है, क्योंकि भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां चोरी के लिए आस्था का सहारा लिया गया। चोर ने मंदिर में पूजा का दिखावा किया और फिर पुजारी के सामने ही मंदिर से पैसे चोरी कर लिए। पूरी घटना यहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। 1, 2, 3, 4 ये युवक चारों जगह एक एक कर हाथ जोड़ता है। अब जरा वीडियो को शुरू से देखते हैं। मंदिर में पूजा पाठ का माहौल है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और मौका मिलते ही उसने पूजा की थाली से पैसे उठाकर जेब में रख लिए। फिर एक एक कर मंदिर में रखी बाकी थालियों में से भी पैसे चुरा लिए। करीब 10 मिनट तक वो आराम से मंदिर में घूमता रहा और चोरी करता रहा।